वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज देखेंगे आइल्स राइटिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और स्पेशली हम बात करेंगे ऐसे के अंदर, क्योंकि हम सबको पता है कि आइल्स राइटिंग में जो ऐसे है वो ज़्यादा उसकी मार्किंग वेटेज होती है। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है ये है be relevant and identify correct format। आप लिख सकते हो आपकी नोट में ये सारी चीजें। देखो, मैं यहां पे आज आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं और इन दिशाएं में बहुत सारी गलतियां होती है। इन सारी चीजों में बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। ये सारी चीज के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, या फिर बात करते हैं तो इतना क्लियरली नहीं कर पाते हैं, उतना क्लैरिफाई से नहीं बता पाते कि बच्चे समझ पाए। तो मैं आपको ये पहले वाला जो बताया है वो बी रेलेवेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट फॉर्मेट। देखो, आजकल जो स्टूडेंट्स है उसमें ज्यादातर ये मिस्टेक्स पाई गई है। ये मिस्टेक आप प्रिपेयर होने के बाद की है, मतलब पहले तो करेंगे ही करेंगे, मगर पहले आप काफी सारी चीज सीख लेंगे और उसके बाद भी जो मिस्टेक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी वो है सबसे प्रमुख में आती है तो बी रेलेवेंट। बच्चे रेलेवेंट चूक जाते हैं, या फिर आधी चीज रेलेवेंट होती है, आधे बाहर होती है। ध्यान रखें ये चीज, आपको जब ऐसे की टॉपिक मिल रही है उसको 3 से 4 बार पहले ही पढ़ना है। ऐसे की पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो सीक्वेंस है, वो हमने सेपरेट वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो वो पहले पूरा देख लो, काफी सारी चीजें उसमें आपको बताई है। टास्क के रेलेवेंस से अगर आप हट गए तो 5 बैंड है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी रेलेवेंट टू द टास्क। इसके साथ साथ ही मैंने दूसरा पॉइंट भी लिख लिया है कि फॉर्मेटिंग इसकी करेक्ट होनी चाहिए। फॉर्मेट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टास्क टाइप कौन सा है। और हमें पता है कि 6-7 टाइप के जो एसेज होते हैं और हर एक की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फॉर्मेट अलग होती है। जैसे कि ओपिनियन वाले की एक फॉर्मेट होती है, डिस्कस बोथ एंड गिव ओपिनियन की एक फॉर्मेट होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती है ना, एक आउटवे वाला है। तो आपने अगर सही वाला टास्क टाइप नहीं चुना है, आइडेंटिफाई कर लिया है आपने कि हाँ ये टास्क टाइप ओपिनियन वाला है, मगर आप जब लिख रहे हैं ये पूरी संभावना है कि आप जो फॉर्मेट है ये भूलकर आपके जो जोन में है उसी तरह आप लिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप या तो फिर प्रेशर में आ गए हैं, या तो फिर आपके फ्लो में ही आप लिख रहे हैं। आपके जो विचार जिस डायरेक्शन में एक बार ट्रिगर हो गए हैं उसी विचार को आप जल्द से जल्द लिख लेना चाहते हैं ताकि आप भूल ना जाए। ये मैं आपको एक्चुअल थॉट प्रोसेसिंग बता रहा हूं। जिस दिन आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, इमीडिएटली आपके दिमाग में 50 आइडियाज घूम जाएंगे। आपको ये लगेगा कि यार ये लिख लूं, ये लिख लूं, ये लिख लूं, ये लिख लूं, पहले ये लूं, बहुत सारी चीजें लिखने के लिए ऐसा लगेगा आपको। देखो, 30 सेकंड में ही आपकी रैम जो है ना वो बहुत ही पावरफुल दौड़ जाएगी, बहुत सारे विचार आ जाएंगे। अब आपको इनसिक्योरिटी फील होना भी शुरू हो जाएगा कि मैं जल्द से जल्द ये सारी चीजें लिख दूं। और ये सारे चक्कर में हम कभी कभी फॉर्मेट जो है, मतलब टास्क टाइप जो है, ये आइडेंटिफाई करने के बावजूद हम मिस कर लेते हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ एक ही है, आपको अवेयर रहना है। आपको हर मोमेंट पे याद रखना है कि आप बेसिकली क्या करने आए हो यहाँ पे, क्या आपका टास्क है, क्या आपका टॉपिक है। दोनों से भटकना नहीं है। अगर आपने इस चीज पे वर्कआउट कर लिया, अगर इससे आप नहीं भटके, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में राइटिंग में, जो कि सबसे कम एवरेज आते हैं, मतलब राइटिंग एवरेज बैंड्स की बात करें तो राइटिंग में सबसे कम है आमतौर पे भारत में बात करें तो आप इससे बच सकते हैं।
क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, पैरामीटर्स, जिसपे आपने शायद वर्कआउट किया होगा, बट ये जो ऐसा है, अगर आपने वर्कआउट किया है तो अब बात जाएगी आपकी कॉन्शियसनेस पे, आपकी नर्व पे, आपकी फोकसिंग पे, कि आप कितना ट्रैक पे है इसको न गंवाने के लिए। ध्यान रखें, एग्जाम दिन के अंदर ये आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी टिप की अगर हम बात करें तो ये है अनक्लियर ओपिनियन या फिर कंफ्यूज्ड ओपिनियन। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप जो लाइन लिख रहे हैं इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। इसकी क्लैरिटी एक तो इसलिए नहीं आ सकती कि आपने ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर सही नहीं बनाए हैं, तो वो ग्रामर में मार्क्स जाएंगे। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आपने जो शब्द का चुनाव किया है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से ठीक नहीं है, इसीलिए इसकी मीनिंग नहीं आ रही है। तो ये दोनों बात ध्यान में रखनी है। ये दोनों में से कोई भी आप अगर गलती कर लेते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा अनक्लियर, मतलब कंफ्यूज, ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये मतलब एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन मार्क मोड में हो जाएगा कि ये बच्चा बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। अगर ऐसा भाव आता है तो मान लीजिए आपके जो ओपिनियन है, इसमें मैं और एक ऐड कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट ओपिनियन। आप जिस बारे में जो पक्ष ले रहे हैं, जो स्टैंड ले रहे हैं, एक मोड़ आएगा आगे जहां पे आप ऐसी चीजें लिख रहे हैं जिससे आपने पहले जो आपने स्टैंड लिया था वो खारिज हो रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? आप बेसिकली मान क्या रहे हो? व्हाट डू यू बिलीव? आपकी ओपिनियन क्या है? आपकी स्टैंड क्या है? क्यों दोनों साइड बोल रहे हैं? डिस्कस बोथ व्यू है, आप दोनों साइड बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कंक्लूजन में एटलीस्ट ओपिनियन आप किस साइड है वो क्लियर करना है। या फिर इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हैं ये फॉर्मेट में, मगर कहीं ना कहीं आपकी स्टैंड क्लियर तो करे अगर ओपिनियन मांगा है तो। और अगर क्लियर कर रहे हैं तो दोनों साइड मत बोले, कंफ्यूज मत करे रीडर को, है ना। दोनों पक्ष, आप बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं, यस आई बिलीव दैट pollution should be controlled by government policies. However, I also believe that public should be aware about their accountability towards environment preservation. तो बोलो, अब मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनता को ये अवेयर होना चाहिए, ये इनकी जवाबदेही है। आपका ओपिनियन बताओ। आपने दोनों साइड बताया, आपने मतलब एक भी बताया कि हाँ गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, मगर मैं ये मानता हूं कि पब्लिक को भी इतना अवेयर होना चाहिए, ऐसे खत्म। एग्जामिनर को आप कैसे छोड़ते हैं? बोलिए, किस थॉट पे आप छोड़ते हैं एग्जामिनर को? क्या मानते हैं आप? इज इट क्लियर? क्लियर नहीं है, आपकी स्टैंड ही क्लियर नहीं है। आपको लगता है बहुत अच्छा आप लिख के आए हैं, मगर यहां पे बात आएगी कि आपने जो लिखा है बेसिकली वो या तो फिर क्लैरिटी नहीं आती है, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, कभी कभी आप ही का ओपिनियन आपने कंट्रास्ट कर दिया है। ये सारी चीजें ये डायरेक्ट करती है कि इस कैंडिडेट की लेखन शैली में अभी बहुत इंप्रूव करने की स्कोप है। ठीक है, तीसरा देखें हम, लिंक आइडियाज। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप ये लिखे आपकी कॉपी में, ये याद नहीं रहेगा आपको। तो जब बात आती है लिंक आइडियाज को, तो एक तो होता है इंट्रोडक्शन, एक तो होता है बॉडी 1, एक तो होता है बॉडी 2, और फिर हम आमतौर पे लिख लेते हैं कंक्लूजन। बॉडी 3 भी होती है ऑप्शनल। आपने इंट्रोडक्शन में जो भी मेथड आपने सीखी है
आपने यहाँ पे आपका जो विचार है वो व्यक्त कर लिया है। मान ले कोई कोई इसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई कोई इसको टास्क लाइन बोलते हैं, कुछ भी नाम हो, जो टास्क दिया गया है ये आपने यहां पे एड्रेस कर लिया है। बॉडी 1 की आपकी ये जो पहली लाइन है वो नया आइडिया होगा, चाहे नया कारण होगा। बॉडी 2 की ये जो पहली लाइन है ये भी नया आइडिया होगा, ये भी नया जो है वो आपका इस टॉपिक के बारे में होगा। ये दोनों ही इसको इलैबोरेट करने होने चाहिए। जो आइडिया आपने टास्क में बताया है, मतलब जिस पक्ष के बारे में बताया है, जो सोच आपने बताई है, उसी के बारे में ये होना चाहिए, उसी को जस्टिफाई करने के वाले ये दोनों ही होने चाहिए। और लास्ट में जो मुख्य कारण आपने, जो मुख्य आइडियाज लिए हैं या फिर कारण लिए हैं, ये मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन सभी को सम अप करते हुए यहां पे आपको लिखना है। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो इसको माना जाएगा कि सारे पैराग्राफ्स आपने लिंक अच्छे से किए हैं। क्या बताया मैंने? सारे पैराग्राफ्स आपने अच्छे से लिंक किए हैं। और दूसरा, एक पैराग्राफ में मान लीजिए B1 में आपने लिखे हैं 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस भी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से कनेक्शन होना, सुसंगत होना, ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छी लेखन शैली की। एक फ्लो में तभी होगा राइटअप जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे किसी लिंकर से है, चाहे किसी साइन पोस्ट से है। मगर ये बात ध्यान में रख लें, सिर्फ लिंकर्स और साइन पोस्ट यूज करने से बात नहीं बनेगी। जो लिंकर आप यूज कर रहे हैं उससे लॉजिक लेते हुए आपकी आगे आइडिया भी इलैबोरेट होनी चाहिए। मान ले आप लिख रहे हैं यहां पे टू इलैबोरेट, ठीक है, आपने एक पहला आइडिया लिख लिया है। अब आप सेकेंड सेंटेंस की शुरुआत में एक साइन पोस्ट ले रहे हैं जहां पे आप शुरुआत कर रहे हैं टू इलैबोरेट। इसका मतलब क्या है? आप जो मुख्य आइडिया आपने अनाउंस किया है उसको आप ज्यादा विस्तार से बताएंगे। तो इलैबोरेट के बाद अगर आपने ऐसा किया है तो आप मानेंगे कि ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कोहेरेंट है। अगर टू इलैबोरेट के बाद आपने कोई नया आइडिया लिख दिया यहां पे, तो सबसे पहले तो इसको कोहेरेंट नहीं माना जाएगा इन दोनों वाक्यों को। दूसरा कि ये जो आपने साइन पोस्ट यूज किया है इसकी यूटिलिटी तो है ही नहीं यहां पे, तो ये भी अपने आप में गलत हो गया, कोहेशन भी गलत हो गया। ध्यान रखिए हर सेंटेंस भी एक दूसरे से मिलने चाहिए, थॉट वाइज भी और लिंकर वाइज भी, और चारों पैराग्राफ भी एक दूसरे से मिलने चाहिए, थॉट वाइज भी और लिंकर वाइज भी। इसी चीज को हम बोलेंगे लिंक आइडियाज। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा अगर हम ले इंपॉर्टेंट टिप्स में, तो ये आपका हो जाएगा अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वोकैबुलरी। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वोकैबुलरी। देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वोकैबुलरी आपको एक भी रिपीट नहीं करनी है। जिस जोनर का वो टॉपिक होगा, जिस डोमेन का वो टॉपिक होगा, वो टॉपिक से जुड़े हुए शब्द तो आपको शायद बार बार यूज करने ही पड़ेंगे। और आप खुद डिक्शनरी तो है नहीं, मशीन्स तो है नहीं जो दुनिया भर की वोकैबुलरी आपके अंदर है। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है तो सिनोनिम यूज करें। क्या आप सिनोनिम यूज कर पा रहे हैं? एक ही चीज को बताने के लिए दूसरी बार जरूरत पड़ रही है, तो क्या आपके पास दूसरा कोई शब्द है? अगर है तो यूज करें। यहां पे एक कॉशन में रखूंगा, अगर सिनोनिम आप यूज कर रहे हैं, ध्यान रखें, तो वो जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो कंटेक्स्ट के हिसाब से भी सही होना चाहिए, कंटेक्सचुअल होना चाहिए। वो जो सब्जेक्ट है, जिस पक्ष के बारे में, जिस विषय के बारे में आप चर्चाएं कर रहे हैं, वो विषय के सुसंगत वो वोकैबुलरी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दो चीज ध्यान में रखनी है, एक तो रिपीट अगर नहीं कर रहे हैं, अगर सिनोनिम यूज कर रहे हैं तो वो कंटेक्स्ट के हिसाब से भी आपको सही जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको एक शब्द बता दूं, फाइंड। चलो, फाइंड एक है, इसको अलग तरीके से कहां बोलेंगे हम? कोई और शब्द है, एनालाइज, रिसर्च, इन्वेस्टिगेट। देखो ये सारे जो है वो है तो एक ही जोनर से, खोजना, मगर चारों की यूटिलिटी अलग अलग कंटेक्स्ट में होगी, है ना। आप इन्वेस्टिगेट मीनिंग चाहते हैं, अब वहां पे फाइंड लिख देंगे तो एब्सोल्यूट गलत नहीं होगा, बट जिस बच्चे ने इन्वेस्टिगेट यूज कर लिया वहां पे उसको जस्टिस मिल जाएगा, ही विल गेट अबाउट 7 इन वोकैबुलरी सेक्शन। ठीक है, इसको लेक्सिस साइकिल हम बोलते हैं कि लेक्सिस साइकिल कैसे बढ़ाया जाए वो हम आने वाले शायद लेक्चर में देखेंगे, बट अभी याद रखें कि कम से कम वोकैबुलरी आप रिपीट करें, सिनोनिम यूज करें, कंटेक्स्ट के हिसाब से जाए, और ज्यादा से ज्यादा अनकॉमन वोकैब्स यूज करें। अनकॉमन मतलब क्या? जो असामान्य है, मतलब आमतौर पे यूज कम होता है, एकेडमिक्स में ज्यादा यूज होता है। अगर ऐसे शब्द आप यूज करेंगे तो दो चीज क्लियर होगी, एक तो आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मालिटी आपकी क्लैरिटी होती है, और दूसरा आप आपकी रेंज शो कर रहे हैं वोकैबुलरी की।